स्वागत है आपका स्कूल राज थ्योरी में। आज हम आरंभ करने जा रहे हैं कक्षा 6 की विज्ञान का 5वां अध्याय पदार्थों का पृथक्करण। यदि आपने पिछले अध्याय नहीं देखे तो उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर आप प्लेलिस्ट में से भी देख सकते हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिनमें हम ये देखते हैं कि पदार्थों को मिश्रण से कैसे पृथक किया जाता है। जैसे कि चाय बनाते समय चाय की पत्तियों को द्रव से पृथक किया जाता है, जैसे कि इस चित्र में दिखाया गया है। सस्य कर्तन के समय अनाजों को डंडियों से पृथक करते हैं। मक्खन को पृथक करने के लिए दूध या दही का मंथन किया जाता है, जैसा कि हमें अध्याय में सीखा था, अध्याय 3 में सीखा था कि रेशों से बीजों को कैसे पृथक किया जाता है कपास काटते समय। ठीक है। कदाचित आपने नमकीन, दलिया अथवा पोहा खाया होगा। यदि आपने खाया है तो आप समझ सकते हैं कि वह किससे अलग हुए होंगे। ठीक है। यदि आपने ये पाया होगा कि इसमें मिर्च है तो खाने से पहले उन्हें सावधानीपूर्वक बाहर निकाल दिया होगा। कल्पना कीजिए कि एक टोकरी में आम व अमरूद भरे हैं और आपसे इन्हें पृथक करने के लिए कहा गया है, तो आप क्या करेंगे? हम दोनों फलों को उठाकर पृथक कर देंगे अलग अलग बर्तनों में। ठीक है। जैसे कि चित्र में दिखाया गया है, इसमें दूध और दही का मंथन कर रहे हैं जिससे मक्खन निकलता है। चित्र 5.2। ऐसा करना सरल प्रतीत होता है, परंतु यदि पृथक किए जाने पदार्थ आम अमरूद की तुलना में बहुत छोटे हों तो उन्हें पृथक करने के लिए हमें क्या करना होगा? कल्पना कीजिए, यदि आपको रेत और नमक के मिश्रण से भरे हुए गिलास दे दिए जाएं तो आप उन्हें किस प्रकार पृथक करेंगे? सारणी क्रियाकलाप 1 देखते हैं। सारणी 5.1 के कॉलम 1 में पृथक्करण के कुछ प्रक्रम दिए गए हैं। पृथक करने का उद्देश्य अथवा अवयवों को पृथक करने के ढंगों को कॉलम 2 या 3 में दिया गया है। तथापि कॉलम 2 या 3 में से दी गई सूचना अव्यवस्थित हो गई है। क्या आप प्रत्येक प्रक्रम को उसका उद्देश्य या प्रत्येक अवयव को उपयोग के ढंग से मिलान कर सकते हैं? हम देखते हैं कि किसी पदार्थ का उपयोग करने से पहले हमें उसमें मिश्रित हानिकारक या अनुपयोगी पदार्थों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। कभी कभी हम उपयोगी पदार्थ को भी पृथक कर देते हैं जिनकी हम अलग से उपयोग करने की आवश्यकता होती है। पृथक किए जाने वाले पदार्थों के कणों के आमाप अथवा द्रव्य भिन्न हो सकते हैं। यह ठोस, द्रव या गैस हो सकते हैं। इसलिए हम किन्हीं पदार्थों के ऐसे मिश्रण का पृथक्करण कैसे करते हैं जिनके गुणधर्मों में अत्यधिक भिन्नता होती है। सारणी 5.1 देखते हैं। हम पदार्थों को पृथक क्यों करते हैं? पृथक्करण प्रक्रम है चावलों से पत्थरों को पृथक करना, मक्खन प्राप्त करने के दूध का मंथन और चाय पत्ती का पृथक करना। उद्देश्य जिसके लिए हम पृथक्करण करते हैं: 2 भिन्न परंतु उपयोगी पदार्थों का पृथक्करण, अनुपयोगी अवयवों को दूर करना, हानिकारक अवयवों को दूर करना। हम ठोस को अवयव को फेंक देते हैं, हम अशुद्धियों को फेंक देते हैं, हम दोनों अवयवों को उपयोग करते हैं। तो हमें मिलाना है। ठीक है। चावलों से पत्थरों को पृथक करना, इसमें क्या किया गया है? अनुपयोगी अवयवों को दूर किया है। मतलब इसका ये आ जाएगा, ये फर्स्ट है, ये पहला, दूसरा, तीसरा, ये फर्स्ट हो गया। ठीक है। और हम क्या करते हैं? अशुद्धियों को फेंक देते हैं। ठीक है, ये पहला आ जाएगा। फिर आता है मक्खन प्राप्त करने के लिए दूध का मंथन। 2 भिन्न लेकिन उपयोगी पदार्थों का पृथक्करण। ठीक है। इसमें क्या कहते हैं? दोनों अवयवों को हम काम में लेते हैं। तो ये भी दूसरा, ये भी दूसरा। ठीक है। फिर चाय की पत्तियों का पृथक करना चाय में से। इसमें क्या होता है? हानिकारक अवयव या अशुद्धियों को दूर करते हैं हम, ये तीसरा। और ठोस को फेंक देते हैं, चाय पत्ती को फेंक देते हैं हम और चाय को पी लेते हैं। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं पृथक्करण की विधियाँ। अब हम पदार्थों के पृथक्करण के कुछ साधारण विधियों का उल्लेख करेंगे। इनमें से कई विधियों का उपयोग आपने अपने दैनिक जीवन में किया होगा। जैसे कि हम क्रियाकलाप में देखते हैं, जैसे कि हस्तचयन। क्रियाकलाप 2, दुकान से खरीदे गए अनाज के एक पैकेट को कक्षा में लाइए। अब अनाज को कागज की शीट पर फैलाइए। क्या आप कागज पर एक ही प्रकार के अनकन पाते हैं? क्या इसमें पत्थर के टुकड़े, भूसी, टूटे हुए अन्न कण या फिर अन्य खाद्य कण हो सकते हैं? अब अपने हाथों से पत्थर के टुकड़े, भूसे व अन्य कणों को पृथक कीजिए। हस्तचयन की विधि का उपयोग गेहूँ, चावल, दाल
और कुछ बड़े मिट्टी के कणों पर पत्थरों व भूसे को पृथक करने के लिए किया जा सकता है। ऐसी अशुद्धियों की मात्रा प्राय बहुत अधिक नहीं होती है। ऐसी स्थिति में हस्तचयन द्वारा पदार्थों को पृथक करने का सुविधाजनक विधि लगती है। ठीक है, अगला है जैसे कि ये कर रहा है चित्र 5.3 में, ये हाथ से हस्तचयन कर रहा है जैसे अपने घर में अपनी मदर फादर करते हैं। ठीक है, थ्रेसिंग। आपने खेत अथवा खलिहानों में गेहूं या चावल सूखी डंडियों के गट्ठर देखे होंगे। डंडियों से अनाज को पृथक करने के लिए पहले धूप में सुखाया जाता है। प्रत्येक डंडी पर अनकन चिपके होते हैं। खेतों में रखे सैकड़ों गट्ठरों पर चिपके अनकनों की संख्या की कल्पना कीजिए। कृषक अनकनों की डंडियों के इतने डालियों के गट्ठरों से अनाज कैसे पृथक करते होंगे। आम तथा अमरूदों को वृक्षों से तोड़ा जा सकता है, परंतु अनकन आम अमरूद की तुलना में बहुत छोटे होते हैं, इसलिए इनको इनकी डंडियों से तोड़ना असंभव है। अनकनों की डंडियां से कैसे पृथक किया जाएगा। डंडियों के अनकनों अथवा अनाजों को पृथक करने के प्रक्रम को थ्रेसिंग कहते हैं। थ्रेसिंग किसे कहते हैं? डंडियों से अनकन तथा अनाजों को पृथक करने के प्रक्रम को थ्रेसिंग कहते हैं। इस प्रक्रम में डंडियों को पीटकर अनकनों से पृथक किया जाता है और कभी कभी थ्रेसिंग का कार्य बैलों की सहायता से भी किया जाता है। अत्यधिक मात्रा में अनकनों को डंडियों से पृथक करने के लिए थ्रेसिंग मशीनों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आप देख सकते हैं चित्र 5.4 में जो एक किसान है वह थ्रेसिंग कर रहा है, पटकता है जोर से भाटे पर अनाज की जो डंठल होते हैं उनको, तो उसमें से ऑटोमेटिक क्या होता है, अपने आप से अन्न बाहर आ जाते हैं। निष्पावन क्रियाकलाप 3। सूखे रेत या तथा बुरादे अथवा सूखी पत्तियों के पाउडर का एक मिश्रण बनाइए। इस मिश्रण को किसी प्लेट में रखिए या फिर समाचार पत्र के ऊपर रखिए। मिश्रण को ध्यान से देखिए। क्या आप दोनों अवयवों को आसानी से पृथक कर सकते हैं? क्या दोनों अवयवों के कण आमाप समान है? क्या हस्तचयन द्वारा अवयवों को पृथक करना संभव है? अब आप इस मिश्रण को खुले मैदान में ले जाइए और किसी ऊंचे समतल स्थान पर खड़े हो जाइए और मिश्रण को प्लेट अथवा समाचार पत्र पर रखिए। जिस प्लेट अथवा समाचार पत्र मिश्रण रखा है उसे पकड़कर हवा में कंधे से ऊंचाई से लेकर थोड़ा सा टेढ़ा कीजिए और मिश्रण को धीरे धीरे नीचे फिसलें। क्या होता है, दोनों अवयव रेत या बुरादा सूखी पत्ती पाउडर एक ही स्थान पर गिरते हैं। क्या कोई अवयव ऐसा है जो वायु से दूर उड़कर चला गया? क्या वायु मिश्रण के दोनों अवयवों को पृथक करने में सफल हुई है? किसी मिश्रण के अवयवों को इस प्रकार पृथक करने की विधि क्या कहलाती है? निष्पावन कहलाती है। निष्पावन का उपयोग पवनों तथा वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण से भारी तथा हल्की अवयवों को पृथक करने के लिए किया जाता है। साधारणतः किसान इस विधि का उपयोग हल्के भूसे को भारी अनकनों से पृथक करने के लिए करते हैं, जैसे कि इस चित्र में दिखाया गया है 5.5 में। भूसे के हल्के कण पवन के साथ उड़कर दूर चले जाते हैं, जबकि भारी अनकन पृथक होकर निष्पावन प्लेटफॉर्म के निकट एक ढेर बना लेते हैं। अलग हुए भूसे को पशुओं के चारे तथा कई अन्य प्रयोजनों में काम में लिया जाता है। अगला है चालन। कभी कभी हम आटे से व्यंजन बनाने की इच्छा होती है तो हम क्या करते हैं, इसमें उपस्थित चौकर तथा अन्य अशुद्धियों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। तब हम क्या करते हैं, इसके लिए हम एक छन्नी लेते हैं, छन्नी जो लेते हैं उसका उपयोग करते हैं, जिससे हम आटे को डालते हैं और छानते हैं। आटे के छोटे कण चलनी की छिद्र से निकल जाते हैं, जबकि अशुद्धियाँ चलनी में रह जाती है। प्राय आटे की मील में गेहूं के पीसने से पहले पत्थर तथा भूसे जैसी अशुद्धियों को हटाया जाता है। साधारणतः गेहूं की बोरी को एक तिरछी छलनी पर डाला जाता है और चालन द्वारा पत्थर डंडियों तथा भूसा जो निष्पावन या थ्रेसिंग के बाद जो गेहूं रह जाते हैं उन्हें दूर किया जाता है। आपने इसी प्रकार के बड़े बड़े चालनों को भवन निर्माण करते हुए देखा होगा, जो रेत से कंकड़ तथा पत्थर को पृथक करने के लिए यूज में लेते हैं। जैसे घर बनाते हैं, जब देखा होगा आपने, चल्ली लेके आते हैं और उसमें मिट्टी डालते हैं, जिससे कि बड़े भारी पत्थर जो होते हैं वे ऊपर ही रह जाते हैं और जो रेत है वह नीचे आ जाती है। क्रियाकलाप 5। कक्षा में एक छन्नी या चालनी लाएं तथा थोड़ा सा आटा घर से ले आइए।
चालन द्वारा आटे से अशुद्धियों को पृथक कीजिए। अब चौक का पाउडर बनाइए तथा आटे के साथ मिलाइए। इस मिश्रण को चालन में चालन कीजिए। क्या हम चालन द्वारा चौक पाउडर तथा आटे को पृथक कर सकते हैं? चालन विधि का उपयोग मिश्रण के दो ऐसे अवयवों में किया जाता है जिनकी आमापों में अंतर हो, जिनके कणों में अंतर हो, साइज में अंतर हो, को पृथक करने के लिए ही किया जाता है। तो हम छन्नी से इनका पृथक्करण नहीं कर पाएंगे, चौक पाउडर और आटे का। ठीक है। अवसादन, निस्तारण तथा निषेधन। कभी कभी मिश्रण के अवयवों को निष्पावन तथा हस्तचयन द्वारा पृथक करना संभव नहीं होता है। उदाहरण के लिए चावल तथा दाल में धूल, मिट्टी व हल्के कण हो सकते हैं। चावल तथा दाल को पकाने से पहले इस प्रकार की अशुद्धियों को कैसे पृथक किया जाता है? प्राय पकाने से पहले हम चावल और दालों को जल में धोया जाता है। ठीक है। जब हम चावल व दाल को जल में डालते हैं तो उन पर चिपकी हुई अशुद्धियाँ जैसे मिट्टी, धूल के कण जो पृथक हो जाते हैं, यह अशुद्धियाँ जल में चली जाती है, जिससे जल थोड़ा मटेला हो जाता है। अब सोचिए, बर्तन की तली में कौन डूबेगा, चावल या धूल? क्यों? क्या आपने क्या देखा कि बर्तन का थोड़ा सा टेढ़ा करके जल को बाहर गिराया जाता है। मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तली में बैठ जाने के कारण अवसादन कहते हैं। अवसादन किसे कहते हैं? मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तले पर बैठ जाने के प्रक्रम को अवसादन कहते हैं। अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलना की क्रिया क्या कहलाती है? निस्तारण कहलाती है। अवसादी जो मिश्रण है वो बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की प्रक्रिया को निस्तारण कहते हैं। आइए हम अब ऐसे अन्य मिश्रण को पता लगाते हैं जिससे अवयवों को अवसादन और निस्तारण विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। किसी मिश्रण के दो अवयवों को अवसादन तथा निस्तारण द्वारा पृथक कर रहा है, चित्र 5.8 में 5.8 में। यही सिद्धांत ऐसे द्रव्यों के मिश्रण को पृथक करने के लिए उपयोग में लिया जाता है जो आपस में मिश्रित नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए तेल तथा जल को उनके मिश्रण से किसी विधि द्वारा पृथक किया जाता है। यदि द्रव के ऐसे मिश्रण को कुछ समय के लिए रखा जाता है तो वह दो पृथक पृथक परतों में बढ़ जाते हैं। इसके बाद जो अवयव ऊपर की परत बनाता है उसे निस्तारण द्वारा पृथक कर दिया जाता है। आइए फिर से ठोस तथा द्रव के किसी मिश्रण पर विचार करें। चाय तैयार करने के लिए आप चाय की पत्तियां पृथक करने के लिए क्या करते हैं? निस्तारण की विधि अपनाइए। इसके द्वारा कुछ सहायता मिलती है, परंतु क्या आपको चाय के कुछ पत्तियां अब भी मिलती हैं चाय में? अब चाय को एक छन्नी से छानिए। क्या आप चाय की सारी पत्तियां छन्नी से निकल जाती हैं? इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? निषेधन कहते हैं। फिल्टर करना मतलब छानना, फिल्टर कर दिया हमने, निषेधन कर दिया। अब सोचिए, तैयार चाय से चाय की पत्तियां पृथक करने में निस्तारण निषेधन में से कौन सी विधि अच्छी है? ठीक है। आइए अब हम अपने उपयोग में आने वाले जल के उदाहरण पर विचार करें। क्या हम सभी को हर समय पीने के लिए सुरक्षित जल मिलता है? कभी कभी नालों से गंदला जल भी प्राप्त होता है। तालाबों तथा नदियों से एकत्रित किए जाने जल भी पंकील हो सकता है, विशेषकर बरसात के बाद। आइए अब हम ये देखते हैं कि पृथक्करण की कुछ ऐसी विधियों द्वारा जल से मिट्टी का जैसी अलवणीय अशुद्धियों कैसे दूर कर सकते हैं, और विलयी जो अशुद्धियाँ होती हैं उन्हें कैसे दूर कर सकते हैं। क्रियाकलाप 5। तालाब या नदी का पंकिल जल लीजिए। पंकिल मतलब गंदा जल जिसमें मिट्टी मिली हुई होती है। यदि यह ना मिल सके तो गिलास में थोड़ा जल लीजिए और उसमें मिट्टी मिला दीजिए। इसे आधे घंटे तक छोड़ दीजिए। जल को सावधानीपूर्वक परीक्षण कीजिए व प्रेक्षणों को लिखिए। क्या गिलास की तली पर कुछ मिट्टी बैठ गई है? ऐसा क्यों हुआ है? इस प्रक्रम को आप क्या कहेंगे? अब जल को बिना हिलाए गिलास को थोड़ा तिरछा कीजिए। इस गिलास के ऊपर जल को दूसरे गिलास में उड़ेलिए। इस प्रक्रम को क्या कहेंगे हम? देखते हैं। क्या दूसरे गिलास को जल अब भी पंकिल अथवा भूरे रंग का है? अब इसका निषेधन कीजिए। क्या चाय वाली छन्नी से इसका कार्य होगा? आइए कपड़े की सहायता से जल का निषेधन करते हैं। क्या कपड़े के टुकड़े में बुने हुए
तांगों के बीच ये छोटे छिद्र अथवा रंध्र होते हैं। कपड़े इन्हीं छिद्रों या उपयोग से निषेधन के रूप में किया जा सकता है। यदि जल अब भी पिंकिल है तो अशुद्धियों को फिल्टर पत्र द्वारा निषेधन कर सकते हैं, जिसमें और छोटे रंध्र हो सकते हैं। फिल्टर पत्र एक ऐसा निषेधन होता है जिसमें अत्यंत सूक्ष्म छिद्र होते हैं। चित्र 5.9 में फिल्टर पत्र का उपयोग से संबंधित विभिन्न चरण दर्शाए गए हैं। फिल्टर पत्र को शंकु के रूप में मोड़कर कीप में लगा दिया जाता है। इसके पश्चात मिश्रण को फिल्टर पत्र के ऊपर उड़ेलते हैं। मिश्रण के ठोस कण इनके छिद्रों से गुजर नहीं पाते तथा फिल्टर पत्र पर ही रह जाते हैं। ये फिल्टर पत्र गोल होता है, इसे हम कौन शंकु की तरह मोड़ लेते हैं और कीप में लगा देते हैं। फिर इसमें क्या करते हैं, मिश्रण डाल देते हैं और वह ठोस पार्ट ऊपर आ जाता है और पानी नीचे आ जाता है। साधारणतः फलों तथा सब्जियों के रेशों को पीने से पहले उनसे बीज तथा ठोस कणों को पृथक किया जाता है। निषेधन विधि का उपयोग घरों में पनीर बनाने के लिए भी होता है। आपने देखा होगा कि पनीर बनाने के लिए दूध को उबलने से पहले इसमें नींबू का रस मिलाया जाता है, जिससे पनीर के ठोस कणों तथा द्रव का मिश्रण प्राप्त होता है। फिर पनीर को इसमें मिश्रण से कपड़े या छन्नी से फिल्टर कर पृथक किया जाता है। फास्पन क्रियाकलाप 6। बीकर में कुछ जल लीजिए, गर्म जल लीजिए व जल को उबलने दीजिए। ठीक है, हमें जल लेना है, उसे गर्म करना है उबलने के लिए। यदि आप निरंतर गर्म करते हैं तो संपूर्ण जल भाप में बदल जाता है या अदृश्य हो जाता है। अब दूसरे बीकर के जल को 2 चम्मच नमक डालिए तथा अच्छी तरह हिलाइए। क्या आप जल के रंग में परिवर्तन देखते हैं? विलोडित करने के बाद क्या आप बीकर में कोई नमक देखते हैं? नमक के जल से भरे बीकर को गर्म कीजिए। जल को उबलने के लिए छोड़ दीजिए। बीकर में क्या बचता है? इस क्रियाकलाप से हमने मिश्रण से जल तथा नमक को पृथक करने का वाष्पन की प्रक्रिया का उपयोग किया है। जब हम जल के गिलास में हम नमक घोलते हैं तो वो नहीं दिखता है, फिर हम उन्हें वाष्पन विधि द्वारा अलग कर सकते हैं। ठीक है, छान कर नहीं कर सकते। जल को उसके वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वाष्पन कहलाती है। जहाँ पर जल होता है वाष्पन की प्रक्रिया निरंतर होती रहती है। आपके विचार से नमक कहाँ से आता है? समुद्र के जल में अत्यधिक मात्रा में लवण मिश्रित होते हैं। इन्हीं लवणों से एक लवण साधारण नमक है। जब समुद्र के जल को बड़े बड़े उथले गड्ढों में भरकर छोड़ दिया जाता है तो सूर्य के प्रकाश से जल गर्म होकर वाष्पन द्वारा धीरे धीरे वाष्प में बदल जाता है। कुछ समय बाद सारा जल वाष्पित हो जाता है तथा ठोस लवण नीचे बच जाते हैं। तत्पश्चात इन लवणों का मिश्रण का शोधन करने की साधारण नमक प्राप्त किया जाता है। ठीक है, ऐसी क्यारी बना देते हैं, पानी आता है, चला जाता है और नीचे क्या बच जाता है? नमक बच जाता है। पृथक्करण की एक से अधिक विधियों का उपयोग। हमने पदार्थों के पृथक करने की कुछ विधियों के बारे में अध्ययन किया है। प्राय किसी मिश्रण में उपस्थित विभिन्न अवयवों को पृथक करने के लिए केवल एक विधि का उपयोग पर्याप्त नहीं है। ऐसी स्थिति में हमें एक से अधिक विधियों का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। क्रियाकलाप 7। रेत और नमक का मिश्रण लीजिए। इसे आप कैसे पृथक करेंगे? हमने पहले भी देखा कि हस्तचयन विधि इसके पृथक्करण के लिए व्यावहारिक नहीं होगी। इस मिश्रण को बीकर में रखिए तथा इसमें कुछ जल मिलाइए। इसके बाद बीकर को कुछ समय के लिए और रख दीजिए। क्या आप देखते हैं कि रेत बीकर के तली में बैठ जाता है? इसे निस्तारण या निस्संदन द्वारा पृथक किया जा सकता है। निस्तारित द्रव में क्या है? क्या आप सोच सकते हैं जल वही है जो जल में वही नमक है जो आरंभ में मिश्रण में था। अब निस्तारित जल द्रव से नमक व जल को पृथक करना है तो क्या करेंगे? द्रव को किसी कोतली में भरकर इसका ढक्कन बंद कर दीजिए। अब कुछ समय के लिए केतली को गर्म कीजिए। क्या आप केतली की टोंटी से भाप निकलती देखते हैं? जी हाँ।
एक धातु की प्लेट लीजिए जिस पर कुछ बर्फ़ रखी है। ठीक है, प्लेट को केतली के ऊपर टोंटी पर ठीक इसी प्रकार पकड़ी जैसे कि चित्र में दर्शाया गया है। अब आप क्या देखते हैं कि केतली के सारे जल को भाप में बदल दीजिए। जब भाप बर्फ़ की ठंडी प्लेट से संपर्क में आती है तब वह संघनित होकर द्रव बन जाती है। प्लेट के नीचे बूंद बूंद होकर नीचे गिरने वाला जल संघनन द्वारा भाप बना है। जल वाष्प की उसकी द्रव अवस्था में परिवर्तित होकर प्रक्रिया को संघनन कर देता है। जल वाष्प से उसकी द्रव्य अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? संघनन कहलाती है। ठीक है, चित्र देखते हैं। इसमें क्या किया है, केतली में जल ले लिया है और नमक डाल दिया है। अब क्या किया है, सारा जल हमें वाष्पित करना है तो गर्म कर दिया। ठीक है, और ऊपर क्या लिए, प्लेट लिए जिस पर बर्फ़ है। जैसी जल वाष्प प्लेट से टकराएगी वे ठंडी होकर जल में परिवर्तित हो जाएगी और जल मिल जाएगा। और नीचे बीकर में क्या बचेगा, केतली में क्या बचेगा, नमक बच जाएगा। क्या आपने कभी जिस पात्र में दूध को थोड़ी देर पहले उबाला गया है उसी पर ढकी प्लेट पर संघनित जल की बूंदें देखी होगी? जब सारा जल वाष्पित हो जाता है तो फिर केतली के पीछे क्या छूटता है? इस प्रकार हमने मिश्रण से नमक, रेत तथा जल को निस्यंदन, वाष्पन और संघनन विधि द्वारा सफलतापूर्वक पृथक किया है। पहली को रेत से नमक की पुनः प्राप्ति की समस्या है। ठीक है, उसने नमक के संपूर्ण पैकेट को रेत के थोड़ी मात्रा में मिलाया था। फिर उसने क्रियाकलाप 7 में सुझाई गई विधि द्वारा नमक को पुनः प्राप्त करने के प्रयास किया था, परंतु उसने पाया कि वह तो लिए गए नमक के केवल थोड़े ही भाग को पुनः प्राप्त कर पाई है। उससे क्या त्रुटि हुई होगी? क्या जल किसी पदार्थ में कितनी भी मात्रा में घोला जा सकता है? जी नहीं। अध्याय 4 में हमने पाया कि कई पदार्थ जल में घुलकर विलयन बना सकते हैं, तब हम उन पदार्थों को जल में विलेय कहते हैं। यदि हम जल की मात्रा को निश्चित रखकर उस पदार्थ की मात्रा निरंतर बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा? क्रियाकलाप 8 देखते हैं। इस कार्य के लिए आपको एक बीकर तथा गिलास, चम्मच, नमक और जल की आवश्यकता होगी। आधा कप जल बीकर में उड़ेलिए। 1 चम्मच नमक उसमें डालकर तब तक विलोडित कीजिए जब तक कि यह पूर्ण तरह घुल न जाए। अब फिर 1 चम्मच नमक डालिए और भली भांति विलोडित कीजिए। इस प्रकार 1-1 चम्मच कर नमक डालते रहिए, विलोडित करते रहिए। कुछ चम्मच भर नमक मिलाने के बाद आप ये पाते हैं कि कुछ अविलेयी नमक बच जाता है और बीकर की तली में बैठ जाता है। यदि हाँ, तो इसका अर्थ है कि अब इस जल में अधिक नमक नहीं घुल सकता। अब यह विलयन संतृप्त विलयन कहलाता है, जिसमें कुछ मिल नहीं सकता, संतृप्त विलयन कहलाता है। यहाँ एक संकेत है कि जो ये बताता है कि उस समय संभवतः क्या गलत हुआ होगा। जब पहेली ने रेत में अधिक मात्रा में मिले नमक की पुनः प्राप्ति की प्रयास किया होगा तो कदाचित नमक की मात्रा संतृप्त विलयन बनाने के लिए आवश्यक मात्रा से बहुत अधिक थी। अविलेयी नमक रेत के साथ मिल गया होगा जिसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, वह अधिक मात्रा में जल का उपयोग करके अपनी समस्या हल कर सकती थी। कल्पना कीजिए कि आपके पास मिश्रण में सारे नमक को घोलने के लिए पर्याप्त मात्रा में जल नहीं है। क्या किसी अन्य उपाय द्वारा जल की उसी मात्रा में संतृप्त विलयन बनाने से पूर्व पहले से अधिक नमक घोला जा सकता है? आइए हम पहले की सहायता से प्रयास करते हैं। क्रियाकलाप 9। बीकर में कुछ दल लीजिए तथा उसमें तब तक नमक मिलाइए जब तक कि इससे और नमक न घुल सके। इस प्रकार से हम नमक व जल का संतृप्त विलयन प्राप्त कर सकते हैं। अब हम संतृप्त विलयन में कम मात्रा में नमक मिलाइए और गर्म कीजिए। क्या पाते हैं? बीकर की तली में नमक का क्या हुआ? क्या अब यह घुल गया? यदि हाँ, तो इस विलयन को गर्म करने पर इसमें और अधिक नमक घोला जा सकता है। इस गर्म विलयन को ठंडा कर दीजिए
क्या बीकर की तली में पुनः नमक दिखाई देता है? यह क्रियाकलाप सुझाता है कि गर्म करने पर नमक की अधिक मात्रा घोली जा सकती है। क्या जल में विभिन्न विलयन को पदार्थों के समान मात्रा में घुल पाती है? आइए पता लगाते हैं। क्रियाकलाप 10। 2 गिलास लीजिए और प्रत्येक में आधा कप पानी मिलाइए। 1 गिलास 1 चम्मच नमक मिलाइए और तब तक विलुड़ित कीजिए जब तक कि वह घुल न जाए। 1-1 चम्मच नमक की मात्रा विलयन संतृप्त होने तक डालते रहिए। नमक के चम्मचों की संख्या जो घोली गई है उनको सारणी 5.2 में लिखिए। अब इस क्रियाकलाप को चीनी से दोहराइए। आप इसको जल विलयन अन्य पदार्थों के दोहरा सकते हैं। सारणी 5.2 में आप क्या जानकारी प्राप्त करते हैं? क्या आपने पाया कि जल विभिन्न पदार्थों की विभिन्न मात्रा को घोलता है? जी हाँ। हमने पदार्थों को पृथक्करण की कुछ विधियों की चर्चा की है। इस अध्ययन से प्रस्तुत पृथक्करण की विधियों का उपयोग विज्ञान प्रयोगशाला में भी किया जा सकता है। हमने ये भी सीखा कि पदार्थों को द्रव में घोलने के लिए विलयन बनाता है और यदि विलयन में और पदार्थ न घुल सके तो वह संतृप्त विलयन बनाता है। अब हम इसके प्रश्नोत्तर देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, हमें किसी मिश्रण के विभिन्न अवयवों को पृथक करने की आवश्यकता क्यों होती है? 2 उदाहरण लिखिए। एक मिश्रण के विभिन्न अवयवों के 2 कारणों से पृथक किया जाता है, या तो अनावश्यक घटकों को अलग करने के लिए या फिर एक या एक से अधिक उपयोगी अवयव घटकों को अलग करने के लिए। उदाहरण के लिए दुकानों से खरीदा गया अनाज, उसमें कई अशुद्धियाँ होती हैं जैसे कि पत्थर के टुकड़े, भूसी, टूटा हुआ अनाज आदि, तो उन्हें हटाया जाता है और उनकी अशुद्धियों को दूर किया जाता है। इसी तरह चाय तैयार करने के बाद हम चाय की पत्तियों को अलग करते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, निष्पावन से क्या अभिप्राय है? ये कहाँ उपयोग में लिया जाता है? निष्पावन हल्के अवयवों से भारी अवयवों को हवा या वायु के उपयोग से अलग किया जाता है और इसे आमतौर पर किसानों द्वारा हल्की अशुद्धियों जैसे भूसी के कण को भारी अनाज से अलग करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। तीसरा प्रश्न है, पकाने से पहले दालों के किसी नमूने से आप भूसे या धूल के कण कैसे पृथक करेंगे? दालों में मौजूद गंदगी के कणों को पानी के साथ धोने से हटा दिया जाता है। भारी होने के नाते दालें नीचे बैठ जाती हैं, जबकि भूसे व धूल के कण हल्के होने के कारण पानी में तैरते रहते हैं। इस अभिक्रिया को अपन क्या कहते हैं? अवसादन कहते हैं। अगला प्रश्न है, छालन से क्या अभिप्राय है और इसका उपयोग कहाँ होता है? छालन एक पृथक्करण की प्रक्रिया है जो महीन घटकों को बड़े घटकों से अलग करने के लिए उपयोग में ली जाती है। आमतौर पर घरों में इस्तेमाल आने वाले आटे से अशुद्धियों जैसे पत्थर के टुकड़े, डंठल, भूसी आदि को अलग करने के लिए किया जाता है। इसे छोटे पत्थरों से रेत अलग करने के लिए भी उपयोग में लिया जाता है। 5वां प्रश्न है, रेत और जल के मिश्रण से आप रेत तथा जल को कैसे पृथक करेंगे? रेत पानी में घुलनशील नहीं है, इसलिए रेत और पानी के मिश्रण को 2 तरीकों से अलग किया जा सकता है, अवसादन या फिर निस्तारण का मेल। रेत अघुलनशील है और पानी की तुलना में भारी है, ये कंटेनर के नीचे बैठ जाएगी। इस प्रक्रिया को अवसादन कहा जाता है। अवसादन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद पानी को धीरे धीरे दूसरे कंटेनर तक जाता है और रेत मूल कंटेनर में रह जाती है। इस प्रक्रिया को निस्तारण कहते हैं। अगला है, आटे और चीनी के मिश्रण से क्या चीनी को पृथक करना संभव है? अगर हाँ तो आप कैसे करेंगे? हाँ, चीनी और गेहूं के आटे के मिश्रण को अलग करना संभव है। यह छालन की अभिक्रिया द्वारा किया जा सकता है। अगर चीनी और गेहूं आटे के मिश्रण को छलनी से गुजारें तो आटे के कण छलनी से गुजर जाएंगे और चीनी छलनी में ही रह जाएगी। 7वां प्रश्न है, पंकीन जल के किसी नमूने से आप स्वच्छ जल कैसे प्राप्त कर सकते हैं? निस्यंदन द्वारा मैले पानी के नमूने से
साफ पानी प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रक्रिया में मैले पानी को एक कपड़े से गुजारा जाता है जिसमें महीन छेद होते हैं, या फिल्टर पेपर से भी गुजारा जाता है। पानी इन छिद्रों से आर पार हो जाता है और कीचड़ फिल्टर पेपर पर रह जाता है। रिक्त स्थानों को भरिए। धान के दानों को डंडियों से पृथक करने की विधि को क्या कहते हैं? थ्रेसिंग कहते हैं। किसी एक कपड़े पर दूध को उड़ेलते हैं तो मलाई उसी पर रह जाती है। पृथक्करण की यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? यह प्रक्रिया निस्यंदन कहलाती है। समुद्र के जल से नमक प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। किस प्रक्रिया द्वारा नमक प्राप्त किया जा सकता है समुद्र के जल से? वाष्पन द्वारा। जब पंकिन जल को पूरी रात एक बाल्टी में रखा जाता है तो अशुद्धियाँ तली में बैठ जाती हैं। इसके पश्चात स्वच्छ जल को ऊपर से पृथक कर लेते हैं। इसमें उपयोग होने वाली पृथक्करण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निस्तारण कहते हैं। सत्य अथवा असत्य। दूध और जल के मिश्रण को निस्यंदन द्वारा पृथक किया जा सकता है। जी गलत है। अगला देखते हैं। नमक तथा चीनी के मिश्रण को निष्वापन द्वारा पृथक किया जा सकता है। ये भी गलत है। अगला है चाय की पत्तियों को चाय से पृथक्करण की क्रिया निस्यंदन द्वारा किया जा सकता है। ये भी गलत है। अनाज और भूसे को पृथक्करण निस्तारण प्रक्रम द्वारा किया जा सकता है। ये भी गलत है। अगला प्रश्न है जल में चीनी तथा नींबू का रस मिलाकर शिकंजी बनाई जाती है। आप बर्फ डालकर इसे ठंडा करते हैं। इसके लिए शिकंजी में बर्फ चीनी घोलने से पहले डालेंगे या बाद में? इस प्रकरण में आप अधिक चीनी घोलना संभव होगा। किसी पदार्थ की घुलनशीलता तापमान पर निर्भर करती है। जैसे जैसे तापमान कम होता है वैसे वैसे घुलनशीलता भी कम होती है। बर्फ़ को डालने से नींबू पानी में तापमान में कम हो जाएगा, उसमें चीनी घुलना भी मुश्किल हो जाती है, इसलिए चीनी घोलने के बाद बर्फ़ डालनी चाहिए। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम इसी प्रकार पढ़ते रहें। धन्यवाद।